पिछले वीडियो में मैंने प्राइवेट डिफेंस के संदर्भ में साधारण अपवाद की बात की थी। आज प्राइवेट डिफेंस के संदर्भ में अपन बात करेंगे। प्राइवेट डिफेंस सेक्शन 96 to 106 आईपीसी में है। सबसे पहले अपन ये जाने कि ये कोई भी ऑफेंस होता है वो अपराध सरकार के विरुद्ध माना जाता है और सरकार का ये दायित्व है कि हर एक अपराध से अपने नागरिक को सुरक्षा प्रदान करे। लेकिन कई बार ये संभव नहीं होता कि सरकार या सरकार के अधिकारी जो पब्लिक सर्वेंट है, पुलिस है, जो लॉ एंड ऑर्डर में लगी हुई व्यवस्था है, वो आपके पास उस समय पहुंचे जब आपके विरुद्ध कोई ऑफेंस हो रहा हो। तो ऐसी स्थिति में भारतीय दंड संहिता में ये प्रावधान किया गया है कि आप स्वयं अपनी अर्थात अपने शरीर की या किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर की या अपनी संपत्ति की या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा कर सके। लेकिन ये कुछ सीमाओं के अंतर्गत है। इस अधिकार का प्रयोग केवल सुरक्षा हेतु किया जा सकता है, बदले की भावना से नहीं किया जा सकता। इन्हीं सब बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सेक्शन 96 to 106। सेक्शन 96 ये कहता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें, इसकी हेडिंग है, और ये कह रहा है कि कोई बात अपराध नहीं है जो प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग की जाती है। अर्थात प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में की गई बातें अपराध नहीं होती। सेक्शन 97 ये अधिकार प्रदान करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे। दूसरा, संपत्ति की चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार या उनके प्रयत्न से अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की चाहे जंगम और चाहे स्थावर, जंगम मतलब चल संपत्ति जो आपको दिखाई देती है, जो चल सकती है एक जगह से दूसरी जगह, और स्थावर मतलब जो जड़ संपत्ति हो, जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती हो, इनमें से किसी भी संपत्ति की रक्षा करने का दायित्व आपको है किसी भी ऑफेंस के विरुद्ध। सेक्शन 98 ये कहता है कि जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है ये उन व्यक्तियों के विरुद्ध भी है जिनका कृत्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता। मतलब जो कार्य वो करें आपराधिक कृत्य, वो आपराधिक दायित्व से वो मुक्त होते हैं, उनके विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध होता है। इनमें कौन है? जैसे बालक, अवयस्क है, अपरिपक्व समझ का कोई व्यक्ति है, चित्त विकृति वाला व्यक्ति है, या मत या मदोन्मत्त व्यक्ति है, या भ्रम में पड़ा व्यक्ति। तो ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होता। अगर वही कार्य कोई सामान्य व्यक्ति करता है तो अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हमको उपलब्ध है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बालक है और कोई वेपन्स लेके हमारी ओर दौड़े तो हम उसके बचाव के लिए अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, और उस प्रयोग में अगर उस बालक को हानि होती है या उसको क्षति पहुंचती है तो हम अपवाद के अंतर्गत उसको ला सकते हैं। जैसे पागल खा को जान से मारने का प्रयत्न करता है। का कृत्य अपराध नहीं है क्योंकि वो पागल है, वो कोर्ट से तो बच जाएगा बाद में क्योंकि वो पागल है, वो अपने कार्य की प्रकृति को नहीं समझ पा रहा है। फिर भी खा को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। सेक्शन 99 ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की लिमिटेशन के बारे में बताया गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कहां पर उपलब्ध नहीं होगा, किन स्थितियों में नहीं होगा। तो पहला है किसी लोक सेवक का कार्य। कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर कोई कार्य कर रहा है अपने पदीय अनुक्रम में, कर्तव्य के निर्वहन में, तो उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं उपलब्ध होता है। लेकिन शर्त यह है कि वो कार्य वो सद्भावना पूर्वक कर रहा हो, अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कर रहा हो, और
जरूरी ये है कि ये पदीय कर्तव्य का जो निर्वहन है, अपने कार्य को करने का जो उसका दायित्व है, वो ऐसा दायित्व नहीं हो सकता कि किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसको गंभीर चोट की आशंका हो जाए। तो अगर सामने वाले को मृत्यु या घोर उपाहति की आशंका हो गई है तो लोक सेवक के विरुद्ध भी वो कार्य कर सकता है, जब तक कि वो कानूनन उसके लिए जरूरी नहीं हो। तो जो अपवाद है ये कह रहा है कि किसी लोक सेवक का कार्य चाहे विधि द्वारा वो पूर्णतः न्यायानुमत न भी हो, लेकिन अगर वो समझता है कि वो न्यायानुमत है, वो जस्टिफाई है और अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में सद्भावना पूर्वक काम कर रहा है, तो यहाँ पर प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा तब तक जब तक कि सामने वाले को मृत्यु या घोर उपाहति की आशंका नहीं। दूसरी बात है लोक सेवक के निर्देश पर कार्य करने वाला कोई। लोक सेवक के निर्देश पर उसका अधीनस्थ कोई हो सकता है और उसमें भी वही तत्व लागू होंगे जो लोक सेवक द्वारा किए गए कार्य पर लागू होते हैं। तीसरी बात, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कहां पर नहीं है? जहां पर लोक सेवक की सहायता प्राप्त करने के लिए समय हो। हमारे पास कोई आक्रमण करता है और पास में ही पुलिस थाना है या पास में पुलिस है या मेरे पास इतना समय है कि हम पुलिस को सूचित कर सकते हैं या किन्हीं अन्य व्यक्तियों को हम बुला सकते हैं, तो वहां पर प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा अगर हम सहायता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, किसी भी दशा में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में उतनी क्षति से अधिक क्षति कारित नहीं की जा सकती जितनी प्रतिरक्षा के लिए, जितनी अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक। मतलब अगर किसी ने हमारे ऊपर मुक्के से प्रहार किया है, घूसे से प्रहार किया है और उसके बदले में हम अगर बंदूक का प्रयोग करते हैं तो ये अनावश्यक अपहानि हो जाएगी, अत्यधिक बल का प्रयोग हो जाएगा। तो ये न्यायोचित नहीं होगा बिल्कुल भी। हमको उससे बचने के लिए उतनी ही हानि की जरूरत है जिससे हम उससे बच पाए। ये लिमिटेशन है इसकी कि हम उससे ज्यादा का प्रयोग नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति हम पर आक्रमण कर रहा है तो हम बचने के लिए उससे अपने कोई भी साधन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमको मृत्यु की आशंका नहीं हो तो हम उसकी मृत्यु नहीं कारित कर सकते। फिर स्पष्टीकरण इसका इस धारा का 99 का ये कह रहा है कि यदि व्यक्ति नहीं जानता कि कार्य करने वाला लोक सेवक है तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होगा। निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति, मान लो पुलिस किसी गांव में किसी व्यक्ति को पकड़ने गई है तो उस व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है कि पकड़ने वाला व्यक्ति कौन है, और अगर उसका समाधान नहीं होता है तो वो उसके साथ जाने से इनकार कर सकता है, लेकिन जानबूझकर ऐसा नहीं कर सकता कि नहीं हम नहीं जानते, हमको नहीं पता है। इस तरह की चीजें नहीं हो सकती हैं। वैसे भी आप जानते होंगे जो पुलिस बल है उसमें सामने नाम का टैग लगा होता है और कोई भी पुलिस अधिकारी किसी को पकड़ने जाता है तो उसके पास वारंट होगा और केस से संबंधित डिटेल होंगी जिसके संबंध में वो जानकारी ले सकता है। तो यदि वो व्यक्ति नहीं जानता कि वो लोक सेवक है तो उसका अधिकार वहां पर होगा कि वो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग करे। जैसे का को पुलिस वाले पकड़ने आए, का नहीं जानता कि वह पुलिस वाला है तो का के विरुद्ध युक्त प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है। युक्त से मतलब रीजनेबल होता, जितना जरूरी हो केवल उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। इसी प्रकार लोक सेवक के निर्देश पर कार्य करने वाला, इसमें भी वही कंडीशन लागू हो। यदि व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में बल का अधिक प्रयोग करके सामने वाले की हत्या कर दे तो क्या होगा? चूंकि उसको अधिकार तो मिला था लेकिन उसने क्या किया, बल का अधिक प्रयोग कर दिया, इसलिए उसके ऊपर धारा 302 हत्या की जो धारा है उसकी बजाय कल्पेबल होमिसाइड, जिसको हम 304 में कहते हैं आपराधिक मानववध भाग 1 का, वो दोषी हो सकता है। जैसे मदन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में कहा गया कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में मृत्यु कारित की जा सकती है जब अभियुक्त साबित कर दें कि परिस्थितियां ऐसी थीं कि उसे मृत्यु या घोर उपाहति की प्रबल आशंका थी। क्योंकि वो परिस्थितियां वो सिद्ध करनी पड़ेंगी, जिस व्यक्ति के विरुद्ध ये चार्ज लगेंगे तो ये प्राइवेट प्रतिरक्षा की जो प्ली है, जो बचाव है, वो हमको कोर्ट में मिलेगा और कोर्ट में अभियुक्त को ही सिद्ध करना पड़ेगा कि उसने ये कदम क्यों उठाया, इतनी प्रतिरक्षा की जरूरत क्यों पड़ी।
दूसरा केस है अरुण वर्सेस महाराष्ट्र का 2009 का। प्राइवेट प्रतिरक्षा आत्मरक्षा के लिए है, दंड देने या बदला लेने के लिए बिल्कुल नहीं। अब धारा 100 उन अपराधों के बारे में बताती है जिसमें मृत्यु कारित करने का अधिकार होता है अगर ऐसी परिस्थितियां हो। पहला है ऐसा हमला जिससे युक्त आशंका हो कि हमले का परिणाम मृत्यु होगा। जो आशंका है वो पर्टिकुलर पर्सन के मामले में नहीं होता है, ये आपको देखना होगा। विधि ये देखती है कि उसी परिस्थिति में एक सामान्य प्रज्ञा वाला व्यक्ति उस समय अगर उसके ऊपर इस तरह हमला होता तो वो किस तरह के कदम उठा सकता था। तो अगर यही एक रीजनेबल रीजन होता है कि कोई हो सकता है कि कोई व्यक्ति अतिरिक्त संवेदनशील हो और वो थोड़ी बात पर ज्यादा बहक जाता हो और उसने बड़ा कदम उठाया हो, लेकिन ऐसी बातें यहाँ पर देखनी होंगी वहां पर बचाव के संबंध में। दूसरा इसमें रीजन है ऐसा हमला जिससे युक्त आशंका हो कि हमले का परिणाम घोर उपहति होगा। तीसरा बलात्संग के आशय से किया गया हमला। चौथा प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा के आशय से किया गया हमला। और पांचवा व्यपहरण या अपहरण के आशय से किया गया हमला। छठवां सदोष परिरोध, जो डिटेंशन होता है उसके जो कन्फाइनमेंट होता है उसके संदर्भ में सदोष परिरोध, एक सदोष अवरोध होता है वो इसमें नहीं दिया गया है। ये सदोष परिरोध की बात कर रहा, मतलब चारों तरफ से किसी अहाते में या किसी व्यक्ति को इस तरह से परिरुद्ध कर दिया जाए कि वो कहीं भी किसी भी दिशा में जाने के लिए स्वतंत्र न हो, वो होता है सदोष परिरोध। तो सदोष परिरोध जिससे युक्त आशंका हो, जिससे लोक सेवक से सहायता प्राप्त नहीं कर सकता। सातवां जो तत्व है वो 2013 में जुड़ा है, 3 फरवरी 2013 से। इसमें है अम्ल फेंकने देने या उसका प्रयास करने की युक्त आशंका अगर ऐसी है कि जिससे इसका परिणाम घोर उपहति हो सकता है। तब ये 7 परिस्थितियां हैं जिस पर किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपनी या दूसरे व्यक्ति की सुरक्षा के लिए शरीर के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति की जो ऐसे अपराध कर रहा है या उसका प्रयास कर रहा है उसकी मृत्यु तक कारित कर दे। 101 ये कहती कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने पर होगा। तो धारा 100 में जो वर्णित परिस्थितियां उसके अलावा अगर कोई परिस्थिति है तो उसमें मृत्यु से भिन्न कोई भी क्षति कारित की जा सकती है। धारा 102 शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रारंभ कब होता है। तो 102 ये कहती है कि जब हमले की युक्त आशंका हो, चाहे हमला न भी हुआ हो वास्तविक रूप से, लेकिन आशंका उत्पन्न हो गई हो कि ये मुझे मारने ही वाला है, और जब तक ऐसी आशंका बनी रहती है तब तक ये प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार अपने को मिलता है। जैसे यदि एक व्यक्ति एक खतरनाक हथियार छीनकर अपने आप को इस तरह तैयार कर रहा है जिससे तुरंत हिंसा का उसका आशय स्पष्ट हो, तो व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के प्रयोग के लिए पर्याप्त न्यायोचित आधार होगा। किसी व्यक्ति ने राइफल छीनी या किसी की गन छीनी या किसी की लाठी या तेज धारदार हथियार छीनकर जैसे ही वापस मुड़ा तो आशंका हो गई कि ये हमारे ऊपर अब हमला कर देगा। वहीं से वही एक पॉइंट है कि वहां से हमारा अधिकार उत्पन्न हो गया कि हम उसके ऊपर अपने बचाव में वार कर सकते हैं, उतना जितना बचाव के लिए जरूरी है। धारा 103 कहती है कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है। तो संपत्ति की वो धारा 100 शरीर के संबंध में है, धारा 103 संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के संबंध में। 103 ये कह रही है कि धारा 99 में जो लिमिटेशन है उसके अंतर्गत, लिमिटेशन जो दी है लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य, लोक सेवक के निर्देश से किया गया कार्य जितना जरूरी है उससे ज्यादा नहीं कर सकते, ये लोक सेवक की सहायता प्राप्त कर सकते हैं तब उसके संबंध में नहीं कर सकते, ये सारे लिमिटेशन है। उन लिमिटेशनों के अध्ययन रहते हुए पहला है लूट, अगर लूट हो रही है तो मृत्यु कारित की जा सकती है। दूसरा रात्रो गृह भेदन, रात्रि में अगर कोई गृह भेदन हो रहा है, किसी घर में चोर प्रविष्ट हो रहे हैं किसी ऐसे दरवाजे से जहां से उनको वास्तविक रूप में विधिक रूप में प्रवेश करने का अधिकार नहीं। तीसरा अग्नि द्वारा रिष्ट, किसी घर में आग लगाई जा रही, किसी निर्माण में, तंबू में, जलयान में, जो मानव निवास या संपत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में आता है। और चौथी कंडीशन है चोरी हो, रिष्टि हो या हाउस ट्रेसपास, जैसे गृह अतिचार बोलते हैं
जिसमें ये आशंका जरूरी है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का अगर प्रयोग नहीं किया गया तो उसका परिणाम मृत्यु या घोर उपाधि होगा। मतलब चोरी, रिष्ट, ये गृह अतिचार में केवल तभी ये अधिकार होगा मृत्यु कारित करने का जब ये आशंका उत्पन्न हो गई हो कि अगर हमने बचाव नहीं किया तो उसका परिणाम मृत्यु या घोर उपाधि होगा। तो ये 4 कंडीशन। सेक्शन 104 ये कह रहा है ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक कब होता है। तो धारा 103 में जो वर्णित परिस्थितियां हैं उसके अलावा कोई भी परिस्थिति है तो धारा 99 की सीमाओं के अंतर्गत मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि की जा सकती है। सेक्शन 105 संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहे। जैसे चोरी हो गई तो जैसे ही चोरी करने चोर घुसा वहां से आशंका प्रारंभ हो गई, वहां से हमारा अधिकार शुरू हो गया और वो संपत्ति लेकर भाग रहा है तो हम उसके पीछे उसके अपनी संपत्ति के लिए चल सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं या लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त कर लेने तक या संपत्ति के रिकवर्ड हो जाने तक हमारा अधिकार बना रहता है। लूट हो गया, जब तक अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहत या सदोष अवरोध कारित करता रहता है, मृत्यु कारित करने का प्रयास करता है या चोट पहुंचाने का प्रयास करता है या उसको पकड़कर बांधने का प्रयास करता है या इस तरह का प्रयत्न करता है और ये अधिकार बना रहता है। लेकिन जब तक तत्काल मृत्यु का या तत्काल उपहति का या तत्काल व्यक्तिगत अवरोध का भय नहीं हो तब तक ये मृत्यु नहीं कारित की जा सकती। अगर तत्काल मृत्यु का भय हो तभी मृत्यु कारित की जा सकती है। अगर उस समय वो आपसे छीन के भाग रहा है तो हम उसको, और निहत्था है, सामान हमारा भले लिए हुए है, लेकिन हम उस पर कि कोई ऐसा वेपन्स नहीं चला सकते जिससे उसकी मृत्यु हो जाए। हमारा अधिकार क्या है कि हम उससे अपनी संपत्ति को वापस ले लें, उसको पकड़ लें, उसको किसी सामान्य हथियार से उसको मारपीट कर सकते हैं, उसको जब तक कि वो विरोध बंद न करे। लेकिन उसकी मृत्यु कारित करना वो अत्यधिक बल का प्रयोग हो जाएगा। आपराधिक अत्याचार या रिष्टि के विरुद्ध, आपराधिक अत्याचार जैसा आप जानते हैं हमारी संपत्ति या किसी संपत्ति के विरुद्ध कोई ऐसा व्यक्ति प्रवेश करे जिसको प्रवेश करने का अधिकार नहीं है, वो है आपराधिक अत्याचार। और रिष्टि वो है कि जब संपत्ति के मूल्य या उपयोगिता को नष्ट या कम किया जाता है, जैसे जला देना या उसको तोड़ देना। तो आपराधिक अत्याचार या रिष्टि के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक अपराधी आपराधिक अत्याचार या रिष्टि करता रहता है। गृह भेदन के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक ऐसे गृह भेदन आरंभ हुआ और गृह अत्याचार होता रहता है। जब तक अपराधी वहां पर है या वहां से भाग नहीं जाता उसके पहले तक ये अधिकार बना रहता है। धारा 106 कहती है घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का होना, जबकि निर्दोष व्यक्ति को भी हानि होने की जोखिम है। तो ऐसे घातक हमले के विरुद्ध जिस हमले से मृत्यु की आशंका हो और रीजनेबल कारण हो कि अगर हमने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं किया तो मेरी मृत्यु भी हो सकती है, तो यहां पर हमको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध होगा। जैसे मान लीजिए बहुत एक बड़ा जनसमूह है जिनमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, और वो बहुत सारे हथियार वेपन्स लेकर मेरे घर के दरवाजे पर आ गए और वो दरवाजे को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है वो तोड़ देंगे तो इसके बाद फिर हमारी मृत्यु की पूरी संभावना है। वहां पर हम अपने पास जो भी उपलब्ध संसाधन है, जो भी घातक आयुध है, उसका प्रयोग अपने बचाने के लिए कर सकते हैं, भले ही वहां पर महिलाओं और बच्चों की मृत्यु की आशंका हो। ये धारा 106 इस बात को कहती है। तो ये हो गया प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, जो एक बहुत जरूरी अधिकार है जो प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध है, चाहे वो सामान्य नागरिक हो, चाहे वो लोक सेवक हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। अब अगले वीडियो में हम कुछ और महत्वपूर्ण सेक्शन के बारे में, कुछ प्रैक्टिकल समस्याओं के बारे में बात करेंगे। तब तक धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।